आपसे गुजारिश करूंगा कि वो पलामू विषय के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ उसके ताल्लुक से पूरी जानकारी दें। मजलिस उसमें क्या कर रही है फर्स्ट डे से उस ताल्लुक से जानकारी दें। झारखंड में मुसलमानों के ऊपर, बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर थोड़ी सी जानकारी दें और उसके बाद एक छोटा क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जनाब शाकिर साहब को कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, इंशाल्लाह अगली 1 या 2 मिनट में वो हमसे जुड़ जाएंगे। वो जैसे ही जुड़ते हैं हम स्पेस फौरी तौर पे स्टार्ट कर देंगे। हमने ऊपर 3 से 4 ट्वीट्स शेयर किए हैं। सभी मेंबर से गुजारिश है कि उस ट्वीट्स को गो थ्रू करिए, उस ट्वीट्स को पढ़ लीजिए जिसमें स्टार्ट से पूरा जो पलामू का जो इंसिडेंट हुआ है और उसको जो शाकिर साहब ने फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे ब्रेक किया पूरी डिटेल जानकारी और वीडियो के साथ, उसका ट्वीट है। उसके बाद अपडेट्स है कि एमआईएम किस तरीके से उस विषय पे काम कर रही है और आगे एमआईएम क्या काम करेगी या ऐसे मुद्दों पे, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि राजस्थान में भी एक मुद्दा हुआ है जो 2 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई है जिसके घर पे आज खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए हैं। मैं समझता हूं कि इंडिया के वाहिद कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट है जो मॉब लिंचिंग का जो घटना, दुर्दायक घटना थी, उनके घर पे आज पुरसाने हाल पूछने वहां गए थे और उनको हिम्मत अफजाई भी की और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वहां भी एमआईएम की टीम जैसे बन पड़ेगा हर तरीके से इंशाल्लाह मदद करेगी। आप सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है 1-2 मिनट रुकिए। हम मोहम्मद शाकिर साहब हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनको लाइन अप करके वो स्पीकर बन चुके हैं। जी मोहम्मद शाकिर साहब, आपको आवाज आ रही है? शाकिर साहब आपका माइक अनम्यूट कीजिए, नीचे अनम्यूट का ऑप्शन। जी 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 आ रही आवाज? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप आपकी बात रखिए सर, जो पूरे इंसिडेंट्स झारखंड में हुए और एमआईएम के ताल्लुक से पूरी बात रखिए। जी जी, झारखंड में जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, पाकी में जो पिछले 15 फरवरी की जो घटना है वो बिल्कुल प्री प्लान्ड वे में जो आरएसएस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उन लोगों की पूरी कारकर्दगी है और एक मॉब की शक्ल में हमला किया गया मुसलमानों पे, मस्जिदों पे हमले किए गए, 3 घरों को आग लगा दिया गया, 3 दुकानें जला दी गई, तोड़फोड़ किया गया, लूटा गया, 2 4 व्हीलर और 1 2 व्हीलर को जलाया गया, 3 2 व्हीलर को डैमेज किया गया। ये घटना एक्चुअली 14 फरवरी की घटना थी। मस्जिद के सामने अचानक 14-15 लड़के गैर मुस्लिम भाइयों के आगे बोले कि हम गेट लगाएंगे, तोरण द्वार, जो महाशिवरात्रि आप जान रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि पर्व था उन लोगों का, तो तोरण द्वार कभी भी मस्जिद के गेट के सामने लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता। जाहिर सी बात है कि उन लोगों की एक प्लानिंग थी कि हमको झगड़ा करना है। उसमें थाने में लोगों ने इन्फॉर्म किया, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने। थाना प्रभारी 20 मिनट के बाद आए भी फोर्स के साथ और उन्होंने डांट डपट की और सभी लोगों को थाने ले गए कि चलो थाने में बैठ के ये हो, यहाँ पे हम गेट बनने नहीं देंगे किसी भी सूरत से। जब पास में कभी बना ही नहीं है तो फिर यहाँ पे, और यहाँ मस्जिद के सामने बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता। ये सारे लोग करीब दोनों पक्ष से, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष से 10-10 लोग वहां पे थाने में गए, बातचीत हुई। वहां से सारे लोग कॉम्प्रोमाइज के नेचर में निकले, लेकिन एक लड़का, वो निरंजन सिंह जो था, वो आरएसएस का कैडर है, वो गया और फेसबुक पे उसने, फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया मुसलमानों के खिलाफ और लोगों को यह आह्वान किया कि मुसलमान वहां पे गेट नहीं बनने दे रहे हैं, तोरण द्वार बनने नहीं दे रहे हैं। तो सब लोग पहुंचो, तमाम लोग पहुंचे हैं। कल सुबह 7:30 बजे तक हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई मस्जिद के करीब में।
और मुसलमानों को कोई पता भी नहीं है, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी कहीं कोई समान आ चुके, थाने में बात हो चुकी थी, पुलिस प्रशासन ने डांट डपट किया था और ये भी आश्वासन दिया था कि किसी भी सूरत से यहाँ गेट नहीं बनेगा। बहरहाल उसी में बाई फोर्स वो लोग दरवाजा बनाने लगे, उसमें धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के बाद उधर प्री प्लान था, सारी कॉन्स्पिरेसी प्लॉट की हुई थी और उसमें पथराव शुरू हो गया। पथराव शुरू हो गया तो वहां पे लोग भी तकरीबन मुस्लिम में 8-10 लोग ही थे। तो जो पथराव इन लोग करते थे वहां, वो उसको रिटेलिएट वो लोग उठा के किया। ये जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि मस्जिद की छत पे ईंटे पत्थर जमा किए गए थे, बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल बेसिस बात है। ये बिल्कुल निराधार है, कोई फुटेज नहीं है, किसी तरह कोई फुटेज, कोई वीडियो फुटेज हो, कोई फुटेज नहीं है। ये सारी रिकॉर्डिंग है और पुलिस प्रशासन को सब कुछ पता है। वहां पे उनके साथ एक प्रमुख साहब भी थे, एक वैश्य समाज से आते हैं, उन्होंने भी गैर मुस्लिम भाइयों को रोका, बोला कि बिल्कुल गलत है, और थाने में वो भी मौजूद थे। बहरहाल आप जानते हैं कि जहां भी इस तरह की घटना होती है उसके पीछे ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या आपके श्री राम सेना के लोग हों, उनकी साजिश रहती है और उनकी साजिश का नतीजा ये हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी पांकी में। बहरहाल अभी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन हमारी डिमांड है कि जैसा कि आपने देखा, हमारे सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फौरन उसी दिन रिएक्ट किया, जानकारी उन्होंने दी, रिएक्ट किया उन्होंने, और प्रशासन अभी फोर्स तो मौजूद है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लेकिन हम लोगों की डिमांड है कि जो दोषी हैं, और दोषी निश्चित रूप से एक पक्ष के लोग हैं, वो इसलिए कि भाई हमको तो सेल्फ डिफेंस का राइट है ना, आत्मरक्षा का अधिकार तो हमको भारत के संविधान ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। सेल्फ डिफेंस में हम पे कोई अटैक करे, हमारे घर में घुस के कोई अटैक करे, तो सेल्फ डिफेंस में तो हम तो अपना बचाव करेंगे। आज जो लोग ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं दोनों पक्ष से पथरा हुआ है, तो भाई आप पत्थर हम पे चलाएंगे तो जाहिर सी बात आप ही का पत्थर उठा के हमको तो ये कर, सेल्फ डिफेंस में तो हमारा राइट है। तो उसमें सेल्फ डिफेंस में अगर हमने पत्थर चलाया, या अगर लाइसेंस हमारे पास होता, अगर अपनी रक्षा हमको लगता है कि हमारी जान जा रही है, तो हम फायर भी कर सकते थे। ये तो राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसमें तो दूसरा पक्ष कहीं से किसी एंगल से दोषी नहीं है। बहरहाल आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज झारखंड में जो झारखंड की यूपीए सरकार है, वो मुसलमानों के प्रति बिल्कुल उदासीन है, और झारखंड का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिल्कुल फेलियर हो चुका है। पुलिस प्रशासन, हालांकि उनको वहां की स्थिति जो नाजुक थी उसको भांपते हुए पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए था, प्रिकॉशनरी स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन 100% पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेलियर है। वो इनएक्टिव रहे, केयरफुल नहीं रहे। अगर वो अलर्ट होते तो इस तरह की घटना नहीं होती, इतनी बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में वो भीड़ जमा नहीं होती। तो निश्चित रूप से ये पुलिस की निष्क्रियता और उदासीनता है, और ये झारखंड सरकार की विफलता भी है। आप ये सिर्फ पार्टी के, इससे चंद महीने पहले एक उसी पार्टी में एक दलित बच्ची का गैंग रेप किया गया, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग के जो केसेस आ रहे हैं, चाहे वो शहबाज अंसारी जो मांडर का लड़का था उसको लिंच कर दिया गया हो, सहरुद्दीन अंसारी जिसको नरकोपी थाना में थाने के अधिकारियों ने लिंच करके मार दिया। हुआ क्या, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको लाइन हाजिर कर दिया, थाना प्रभारी को। भाई लाइन हाजिर पुलिस मैनुअल में कोई सजा या दंड की कैटेगरी में नहीं आता। 2-4 महीने के बाद फिर कहीं पोस्टिंग हो जाएगी, उस पर 302 का केस लेके उसको अरेस्ट करना चाहिए। और जो लोग न्याय के लिए थाने का घेराव जिन लोगों ने किया, उन लोगों पे एफआईआर दर्ज करके उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यह अजीब विडंबना है। और झारखंड की यह सरकार जो कंप्लीटली हम मुसलमानों के वोट से, दलितों के वोट से बनी है, और वो अस्तित्व में है, बगैर हमारे वोट के, या 47 सीट्स जो है बगैर हमारे वोट के एक सीट नहीं जीत सकते, चाहे वो ST/SC रिजर्व सीट ही क्यों ना हो, चाहे बरहेट माननीय हेमंत सोरेन साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, या इनके भाई हैं आपके दुमका में,
उन विधानसभाओं में हमारे 50,000 प्लस मुस्लिम वोटर्स हैं, उसी वोट से जीते हैं, 10,000 के मार्जिन से जीते हैं, ये 18,000 20,000 के मार्जिन से बरहेट जीते हैं, वहाँ 50,000 प्लस मुस्लिम वोटर्स है। 47 सीट्स में एक सीट भी बगैर मुसलमानों के वोट के नहीं जीत सकते, मेरा चैलेंज है। इसके बाद भी हमारे साथ इस तरह का रवैया आप देख रहे हैं। एक रोशनी खातून नाम की एक चौपारा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का मामला था, ये बहुत वायरल हुआ था। 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची रोशनी खातून थी, वो कटकम सांडी एक थाना है, उसका ASI जिसका नाम गौरी शंकर मंडल, वो उसका प्रेम संबंध था और उसने उस बच्ची की हत्या करके कुएं में डाल दिया। आज तक बेचारा कयाम खां की लड़की है, उसी चौपारण के रहने वाले, 2 मरतबा वो दारुस्सलाम का दौरा कर चुके, उनके आंसू आज तक कई साल हो गए। ये मामला काफी वायरल हुआ था क्योंकि इस मर्डर के 1.5 महीने के बाद उस बच्ची की लाश कब्र से निकाल कर उसका पोस्टमार्टम किया गया और 2 साल से ऊपर हो गए, आज तक उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। बैरिस्टर साहब ने भी लेटर दिया, 2 बार वो दारुस्सलाम दौड़ के गए बेचारे न्याय के लिए, वहां से लेटर SP हजारीबाग के नाम, हम लोगों का एक डेलीगेशन हजारीबाग SP से मिला, लेकिन SP भी पता नहीं, उनकी भी उनका रवैया बिल्कुल उदासीन रहा। कॉल किया हमने, कॉल रिसीव नहीं करते, आज तक कोई जवाब नहीं। आश्वासन दिया कि नहीं मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उसकी गौरी शंकर मंडल की कोई गिरफ्तारी नहीं, बेचारा आज तक उसके आंसू नहीं सूखे हैं उस बाप के। आप जान रहे हैं ये रोशनी, इसके न्याय के लिए हेमंत सोरेन के पास भी गए, सीता सोरेन उनकी जो भाई की वाइफ है, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं, कोई इंसाफ नहीं है। मुसलमानों के साथ पता नहीं क्यों ऐसा रवैया अपना रखा है इस झारखंड की UPA सरकार ने। मालूमात में आप जान ही रहे हैं, मॉब लिंचिंग का मामला जो था, मजलूम अंसारी, इम्तियाज अंसारी, आज तक उसके परिवार वालों को ना कोई मुआवजा, ना उनके साथ कोई इंसाफ। एक इंटरनेशनल इशू बन चुका था, इंटरनेशनली वायरल हुआ था आपके तबरेज अंसारी का मामला। आज उसकी बेवा शाइस्ता परवीन, जिसने राजभवन पे धरना दिया था, हेमंत सोरेन जी खुद मिले थे, बहन कह के उन्होंने कहा था कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। आज तक उसको कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी नहीं। आप अलीमुद्दीन अंसारी का मामला आप जान रहे हैं, रामगढ़ का मामला, ये लिंच कर दिया था लोगों ने वहां पे, मनुवादियों ने, उसमें भी आज कई साल हो गए, कोई इंसाफ नहीं। बल्कि एक इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अलीमुद्दीन अंसारी साहब का बड़ा बेटा, वो भी ब्रेन हेमरेज से चल बसा दुनिया से। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी किसी तरह चंदा वगैरह इकट्ठा करके एक बेटी की शादी उन्होंने की, एक बेटी इंटर में पढ़ती है, एक बेटा आलिम की डिग्री हासिल किया। ये मंत्री जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है जिनके पास हाफिजुल इस्लाम साहब, 6 महीने से ये आश्वासन दे रहे हैं, आज तक उस बच्चे को नौकरी तक नहीं दी इन लोगों ने, ना कोई मुआवजा दिया, कोई ये नहीं है। रांची की घटना आपके सामने है, 10 जून की जो घटना हुई, उसमें आपने देखा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी जो नुपुर शर्मा ने किया था, उसके एहतजाज में लोगों ने पीसफुल मार्च निकाला था, कहीं कोई आर्म्स नहीं, कोई ईंटे पत्थर नहीं, बल्कि वीडियो फुटेज है कि एक मंदिर से गोली भी चली, मंदिर से पथराव हुआ, मंदिर से उसकी वीडियो फुटेज है। और उसके बाद भी हमारे 2 बच्चों को उनके सरों पे, गर्दनों में और सीनों में गोलियां मारी गई, 14 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया गया। भाई एक सिस्टम है, अगर कोई मॉब, ठीक है, अगर आप वो एग्रेसिव होता है तो उसका एक प्रोसेस है, आप उस पर ये चलाएं, आंसू गैस छोड़ें, आप वाटर कैनन है, रबर की गोलियां है, हल्की लाठी चार्ज करना है, रबर बुलेट है, लेकिन आप डायरेक्ट फायरिंग करते हैं सरों पे, गर्दनों पे और सीनों पे। साहिल और मुदस्सिर की मौत हो जाती है, उसमें आज तक एक प्रशासन का कोई डेलीगेशन तक नहीं किया, कोई डेलीगेशन नहीं किया आज तक, ना कोई मुआवजा मिला। और पुलिस को, जिसने पुलिस ने मर्डर किया, उस पुलिस पे FIR कई दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से हुआ, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं, आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं, उसको जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, कोई मुआवजा नहीं। 10,000 लोगों पे FIR। कूटे की एक घटना है, मुबारक अंसारी का मामला सबके सामने है, कूटे और मांझी में इमरान अंसारी, उसके 2 पैरों को काट दिया गया, 3-4 महीने
बाप उसको रेलवे लाइन पे डाल दिया गया था। किसी तरह अल्लाह ने उसकी जान बख्शी। आज वो दोनों पैर से अपाहज है। एसपी नौशाद साहब के पास उसके गार्जियन गए, हाजी साहब, कोई आज तक कार्रवाई नहीं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने प्रेशर दिया तो आज ये अरेस्टिंग हुई है कुछ दिनों पहले एक लड़के की, दूसरा अभी तक फरार है। बरी का मामला आपने देखा कि यही बरी जो ना इनके वोटर है ना सपोर्टर है, ठीक है, आपने मुआवजा दिया, 5 लाख का मुआवजा दिया, नौकरी दी रुपेश पांडे को बरी के, उसी मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता। आप 5 नहीं 50 लाख दे देते, एक नहीं और नौकरियां देनी थी दे देते। लेकिन उसी बरी में 6 महीने पहले इंजीनियर शाबान अंसारी को लिंच कर दिया जाता है। किस बात पे? सिर्फ एक ट्रक को उसने रोका था कि रास्ता सकरा है, रोड सही नहीं है, इस बुनियाद पे उसको लिंच करके मार दिया वहां के लोगों ने। आज तक उसको ना कोई मुआवजा मिला, FIR आपने कोर्ट में सरेंडर किया, कोई अरेस्टिंग तक नहीं हुई। उन हत्यारों की कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। आप रांची में आप देखें, एक दलित छात्रा जो BIT मिश्रा की छात्रा थी, वो उसको एक तिवारी ने मार दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। मालूमात में एक शाहरुख खान जो JMM का स्टेट वर्किंग कमेटी का मेंबर था, शाहरुख खान एक उभरता हुआ एक सितारा था, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत बड़ा समाज सेवी था, उसकी दिन ताड़े हत्या की कर दी जाती है, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। चिनिया में गढ़वा का एक ब्लॉक है चिनिया, अयूब मंसूरी साहब जो JMM के ही स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उनका मर्डर कर दिया जाता है बेरहमी के साथ। और उसकी साजिश में वहां के लीडर मुलविस हैं। वहां के विधायक मिथिलेश ठाकुर जी जो पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री भी हैं, वो हम मुसलमानों के वोट से 80,000 मुस्लिम वोटर से 100% मुस्लिम के वोट से जीते। जब कुछ मुस्लिम नौजवान लीडरान उनके पास CBI इंक्वायरी के लिए दरखास्त करने गए तो उनको माँ बहन की गालियां देकर चैम्बर से वापस भेज दिया गया। अजीब कैफियत है। जो हमारे वोट से विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो हमारे ही के खिलाफ सीना जरूरी हमारे ही खिलाफ रंगदारी पे उतर आते। हमारे अधिकार देने के बाद तो बहुत दूर की रही। एक ही मामला नहीं है। अभी आप देखिए, सबसे बड़ी घटना तो ये हरियाणा की, मैं कहता हूँ पूरी लाइफ में मैं इतना दिल बर्दाश्ता कभी नहीं हुआ। और जो हरियाणा के भिवानी में जो जुनैद और नासिर को जिस तरह से बेरहमी के साथ वहशियाना तरीके से, शाकिर साहब आपका माइक म्यूट हो गया है। शाकिर साहब आपका माइक अनम्यूट कीजिए, बात करते करते आपका माइक म्यूट हो गया। शाकिर साहब जी आ रही आवाज? जी अभी जी, वो मैं बता रहा था, अभी जो हरियाणा की घटना भिवानी की गए, जो जुनैद और नासिर को जिस बेरहमी से जला दिया गया। पहले तो उसकी गाड़ी में टक्कर मारी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसको बुलेरो में ही डालकर कितनी बेरहमी से दरिंदगी से जला दिया गया। ये कब रुकेंगे? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने त्रिपुरा में देखा, असम में देखा, आपने जो डिस्प्लेस लोगों पे जो पुलिस फायरिंग में 4 मुसलमान शहीद हो गए थे, उसमें एक पत्रकार को आप लोगों ने देखा होगा। पत्रकार उस डेड बॉडी पे, उस लाश पे, डेड बॉडी पे किस तरह से जंप कर रहा था। आखिर ये नफरतें क्यों हैं? आखिर त्रिपुरा की सरजमीन पे आपने देखा कैसे मस्जिदों को आग लगाई गई, हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस तरह गुस्ताखी की गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यदीन स्मरण के थ्रू पिंकी चौधरी यहाँ आपके जंतर मंतर पे। आज इस तरह की घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं? आज मैं बेहद दिल बर्दाश्ता हूं और मैं बताना चाहता हूं खास करके अपने मुसलमान भाइयों को कि मेरे भाई ये आखिर हो क्यों रहा है, वजह क्या है इसकी। आप कब सोचोगे, कब गौर करोगे? हर घंटे, आज कुछ लोग कहते हैं कि आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते, एहतजाज क्यों नहीं करते। हर घंटे मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। क्या यह संभव है कि हर दिन हर घंटे हम मॉब की शक्ल में हम सड़क पे हैं प्रदर्शन करने के लिए? एहतजाज के कई और तरीके हैं मेरे भाई।
आज रांची में जिस तरह की घटना घटी, क्या रांची में जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को एकमुश्त इस्तीफा देके एहतजाज नहीं करना चाहिए था? क्या हर घर का बच्चा शहीद हो जाता तब आप सड़क पे आते, या तब आप एहतजाज करते, तब आप इस्तीफा देते? आखिर आपके साथ इतना सतमोहरी, इतना उदासीन रवैया, जिसका वजूद हमारे और आपके वोट से, तो आप एहतजाज का कोई और तरीका नहीं कर सकते? आखिर क्यों इस तरह हो रहा है आपके साथ? आप गौर क्यों नहीं करते? अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि कुव्वत फिक्र व अमल पहले फिना होती है, तब किसी कौम की अजमत पे जवाल आता है। हमने सोचना छोड़ दिया, गौर करना छोड़ दिया, फिक्र करना छोड़ दिया। आज 4 विधायक हमारे मुस्लिम विधायक हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, ये अपनी कमीनगाहों तक महदूद हैं। इनको समाज से, कौम से, मिल्लत से कोई लेना देना नहीं। इनको अपने बीवी बच्चों की फिक्र है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं 2-2, लेकिन आज किसी भी घटना पे कोई भी इशू आता है मुसलमानों का, ये एक लफ्ज नहीं बोलते। इनकी ज़बानें गंग हैं। क्यों आखिर इस तरह का है? हम कब सोचेंगे? आज हमारे बैरिस्टर साहब जो खुद मुख्तार क़यादत की बात करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप की बात करते हैं, आत्मनिर्भर नेतृत्व, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की बात करते हैं, मेरे भाई ये गौर तो करो कि क्यों करते हैं? ये खुद मुख्तार क़यादत है क्या? ये सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप है क्या? ये जो सत्ता में भागीदारी और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, ये है क्या? क्यों करते हैं? इसलिए 70 साल के चुनावी इतिहास हमको बता चुके कि ये तमाम लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये सेकुलर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि इनको मुसलमानों का वोट लेना है। ये सिर्फ हम मुसलमानों का वोट लेने के लिए सेकुलर हैं, वरना सेकुलर किसी एंगल से नहीं है, ना हो सकते हैं। और क्यों नहीं है, इसमें मैं सबसे बड़ा कसूरवार और सबसे बड़ा मुजरिम अपने साथ साथ हम अपने अकाबरीन को, हमारे उलमा व अकाबरीन जो हमारे दानिशवरान इस्लाम है, जो अपने आप को सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, उनको जाता है। मैं कहता हूं कि आज हम कारकुनान 5 साल तक अपनी सियासी जमीन को जरखेज बनाते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तन मन धन से, सब कुछ कुर्बान करके, और ऐन चुनाव के वक्त में हमारे ये उलमा या हमारे अकाबरीन, हमारे सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स, किसी न किसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का झंडा उठाकर ये 5 साल में बनाई गई सियासी जरखेज जमीन को 5 दिनों में बंजर कर जाते हैं। उन्हें रहम नहीं आता। आखिर क्यों? इस तरह क्यों है? हमारे हुकूक कब मिलेंगे? हमारे हुकूक रब्बे काबा की कसम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हुकूमत में आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, आपकी साझेदारी और हिस्सेदारी नहीं होगी, आपकी शमूलियत जब तक इस सरकार में नहीं होगी, तब तक ये मुमकिन नहीं है। और जहां तक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप की बात है, हमारे अकाबरीन ने 75 साल में, चाहे वो किसी मसलक से, किसी अकीदे से ताल्लुक रखते हों, सबसे बड़ा कसूरवार मैं इसलिए कर रहा हूं, और मैं आलिम दीन की कदर करता जिस तरह हमारे बैरिस्टर साहब करते हैं, हम तमाम मुसलमानों पे फर्ज है, उलमाए कराम, हमारा अकाबरीन जो है वो नायबिन रसूल हैं, वारिसुल अंबिया हैं। जिसने किसी उलमा की ज़ियारत की, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इनकी इज्जत, इनका एहतराम, इनका इकराम क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप किस गफलत में हैं। आपने इस उम्मत को ये लीडरशिप का कंसेप्ट जो कुरान और सुन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया था, वो क्यों नहीं बताया? हमारे हालात आज क्यों हैं? हम इस नतीजे पे क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे कि मुल्क की इंतखाबी पस मंजर में मुल्क की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा दोहरा सलूक, डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी हमारे साथ, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों, ये सौदेला बिहेव क्यों? इसलिए कि हमने लीडरशिप का कंसेप्ट हमारे अकाबरीन ने इस उम्मत को नहीं दिया। 75 साल में किसी अकीदे के लोगों ने, चूंकि हम लोग सियासतदान हैं, सियासत करते हैं, हर अकीदे, हर मसलक के उलमा के दरमियान हम लोगों का उठना बैठना है, उनसे बातचीत है। मैं हैरान रह गया जब अपने रब से गिड़गा के दुआ की, कुरान से रगबत है। जब एक सूरह नसा की मैं आयत पाक एक पे निगाह पड़ी तो मैं हैरान रह गया कि या अल्लाह, हमारे अकाबरीन ये किस गफलत में, यकीनन चूक हो रही है, क्योंकि आलिम दीन लाइल्म तो नहीं हो सकते, नाशना तो नहीं हो सकते, यकीनन उससे गफलत और चूक हो रही है। यकीनन वो रिवायती और ट्रेडिशनल बन चुके हैं, वो पारंपरिक बन चुके हैं। इस उम्मत को जो रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस के पाक सफात पे लीडरशिप का कंसेप्ट दिया, वो दिया ही नहीं इस उम्मत को। काश कि उन्होंने दिया होता तो आज हमारे हालात ये नहीं होते। आज बेशतर सूबों में हम हुकूमत में पार्टिसिपेंट्स होते, जिस तरह से केरला में
मुस्लिम लीग की शक्ल में। मुस्लिम लीग वो पार्टीशन की जिम्मेदार थी, उसके बावजूद भी लीडरशिप का कंसेप्ट केरला के मुसलमानों ने नहीं छोड़ा। बोला कि नहीं, क़यादत की अताअत का हुक्म रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात पे दिया है, लेकिन हम लोगों को बचपन से दो चीज की अताअत बताई गई कि अल्लाह की अताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात पे तीन चीज की अताअत फर्ज की। सूरह निसा की एक आयत पाक है 5वें सिपारे में, वर्स नंबर 59, आयत नंबर 59, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और अपने अहले अम्र की, अहले हकम की, यानी अमीर वक्त की अताअत करो। यानी अमीर वक्त की तीन चीज की अताअत। ये उलिल अम्र मिनकुम का कंसेप्ट हमारे उलमा व अकाबरीन ने, किसी भी मकादमे फिक्र के, किसी भी अकीदे के उलमा व अकाबरीन ने इस उम्मत को दिया ही नहीं। काश के दिया होता तो आज हम अताअत। और इसमें अमीर शरीयत का भी हुक्म है, और अमीर शरीयत का भी जिक्र है, और अमीर सियासत और अमीर हुकूमत का भी। लेकिन अमीर शरीयत का अमल दखल बहुत कम है, और सबसे बड़ा हिस्सा इसमें अमीर सियासत और अमीर हुकूमत का है। लेकिन इस कंसेप्ट को बताया नहीं, जो फर्ज था, ये अताअत फर्ज थी, अमीर की अताअत। अब जब अमीर की अताअत फर्ज की रब्बे कायनात ने, इसका मतलब कि क़यामत तक इस उम्मत में अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीर भेजता रहेगा, कायद भेजता रहेगा, लीडर भेजता रहेगा, रहबर और रहनुमा भेजता रहेगा। ये हमारे और आपके अक्ल फहम पे डिपेंड करता है कि हम उसको पहचानते हैं, और पहचानते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये फर्ज ही नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हज्जतुल वदा का दिन है, आखिरी हज अदा फरमा रहे हैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोगों को बचपन से 5 अरकान बताए गए, यही 5 अरकान है, जबकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 अरकान बताए हैं, और 6 अरकान साथ साथ हैं। 5 अरकान के साथ साथ ये 6 अरकान है। 9 ज़िलहिज्ज है, अराफात का मैदान है, जबल रहमत के करीब अपनी कस्वा नामी ऊंटनी पर सवार होकर 1,24,000 जानदार सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुतबर्रक जमात से खिताब फरमाते हुए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, यानी तौहीद। 5 वक्त नमाज अदा करो, महीने भर के रोजे रखो, खुशदिली के साथ अपने मालों की ज़कात देते रहो, अल्लाह के घर का हज अदा करो। 5, और अपने अहले अम्र की, अहले हकम की, यानी अमीर वक्त की अताअत करो, तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। ये 6 अरकान साथ साथ हैं। बचपन से आज तक 52 ईयर्स एज हो गई, आज तक हमने किसी मकादमे फिक्र को उलमा से ये कंसेप्ट, ये अरकान, 6ठा अरकान नहीं सुना। काश कि ये 2 अरकान बता दिया गया होता इस उम्मत को, तो रब्बे काबा की कसम के 75 साल की नाकामियां 75 दिनों में पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह रहमान। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान हमारे एक बहुत बड़े अकाबिर हैं, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उनसे जब पत्रकार ने पूछा, जब अखिलेश यादव साहब के ऑफिस से निकलने लगे, तो उन्होंने पूछा कि बैरिस्टर साहब 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर गए हैं, आपका इस पे क्या कहना है? उन्होंने कहा कि नहीं, बड़े ज़ीशऊर, बड़े होशमंद और बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, और ये हालात बहुत नाजुक है, इसमें हमको बीजेपी को रोकना है। जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, बैरिस्टर साहब बहुत कम से कम सीटों पे लड़ेंगे। अगर उनको 100 सीटों पर लड़ने का इरादा था, तो उनको कम से कम 40 से 50 सालों तक गरीबों, मजलूमों की हिमायत और क़यादत करनी चाहिए थी। और वही हमारे अकाबिर, वही हमारे मोहतरम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अभी तंबीहन एक बात कही मौलाना महमूद मदनी साहब को, जब उन्होंने मोहन भागवत, RSS सुप्रीमो मोहन भागवत की तायीद की और जुल्म को बर्दाश्त करने की तलकीन की मुसलमानों को। इसमें उन्होंने बड़ी तंबीहन एक सूरह मायदा की एक आयत पाक से तंबीह की मौलाना महमूद मदनी साहब को कि क्या आप अल्लाह की उस आयत को नहीं जानते? आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? क्या आप वो आयत नहीं जानते? फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तजदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। ये अरबी में उन्होंने पढ़ा और मौलाना महमूद मदनी साहब ने अरबी में समझ लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि ये आयत पाक आपने अरबी में पढ़ा, अरबी में सुना दिया, आप समझ गए, वो समझ गए। इस उम्मत को काश के इस आयत मुबारका को समझा दिया होता, पढ़ा दिया होता, बता दिया होता, तो आज हमारे लोग जो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इस तरह दरिंदगी के शिकार हो रहे हैं, हाफिज जुनैद, रकबर खान से लेकर आज जुनैद और नासिर तक,
जिस तरह से दिल्ली को काट के रख दिया गया, ये हालात नहीं बनते। हमारी लीडरशिप खड़ी हो चुकी होती, चंद महीनों में खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। और वो इत्तेफाक ये है, हम एक आरएसएस में हमारा एक दोस्त था बचपन का, एक मेहता, बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, उसने ये इत्तेफाक बताई थी कि देखो आज जो इस देश में, इस मुल्क में जो नफरतों का बाजार गर्म है वो क्यों है, तुम्हारे खिलाफ जो डे बाय डे एक नया नया इशू निकल रहा है वो क्यों है, क्योंकि इसी पे भाजपा के इख्तिदार का वजूद कायम है। मुसलमानों से नफरत को उरूज नहीं देगा तो भाजपा जिंदा नहीं रह सकती। भाजपा ये इशू क्रिएट करती है वो इसलिए कि सूरह मायदा की 6वां सिपारा जहां एंड होता है, वर्स नंबर 82 आप लोग पढ़ें, आप तमाम जो मुसलमान हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं वो जाएं और पढ़ें और खुदा के लिए इस नस्लों को बचाएं। 4 नस्लें दफन हो गई और इन 10 नस्लों को दफन करेगा सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है, सबसे बड़ा कसूरवार हमारे उलमा व अकाबरीन है, जिन्होंने लीडरशिप का, क़यादत का, रहबरी का कंसेप्ट नहीं बताया। कुरान और सुन्नत ने जो बताया हमको, वो इत्तेफाक जो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने तंबीहन जो बताई, वो इत्तेफाक ये है, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। इसका तर्जुमा यह है कि और तुम जरूर अपना सख्त दुश्मन पाओगे, सख्त अदावत रखने वाला पाओगे, सख्त नफरत करने वाला पाओगे यहूदियों को और मुशरिकीन को, और तुम जरूर अपना करीबी दोस्त पाओगे उन लोगों को जो खुद को नसारा यानी ईसाई कहते हैं, इसलिए कि उनमें उलमाए किराम होते हैं और मशाइख होते हैं, दुर्वेश होते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। ईसाई तकब्बुर नहीं करते। आज जो आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, श्री राम सेना के लोगों ने मुसलमानों और ईसाइयों को जिस मुल्क में टारगेट कर रखा है, वो इसी इत्तेफाक पे रिसर्च करके और इस इत्तेफाक को हमारे उलमा व अकाबरीन ने इस उम्मत को नाशना रखा है, नावाकिफ रखा है, उनको मालूम ही नहीं। आज ये नफरत क्यों है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज जुनैद और नासिर को जिस बर्बरियत का शिकार बनाया गया, जिस नफरत का शिकार बनाया गया, जब वो जो पत्रकार जो लाश पे, हमारे मुसलमान की लाश पे असम में वो कूदा था, वो क्यों है? क्योंकि मुशरिक सख्त नफरत करेगा। ऐसा नहीं कि मुसलमानों से करेगा, ये मुशरिक आपस में भी एक दूसरे से नफरत करेंगे। अब आपको मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, ये सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लासेस कहते हैं, इन चारों को ले लीजिए आप। चारों ना एक दूसरे के आना जाना है, ना उठना बैठना है, ना बातचीत है, ना शादी विवाह है, ना खाना पीना है, कुछ भी नहीं है, ना वोटिंग है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये 4 जाति के फॉरवर्ड क्लास के लोग अगर खड़े होते हैं तो राजपूत ब्राह्मण को वोट नहीं देता, ब्राह्मण राजपूत को नहीं, राजपूत भूमिहार को नहीं, भूमिहार राजपूत को नहीं, ब्राह्मण भूमिहार को नहीं, भूमिहार ब्राह्मण को नहीं, लाला ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण लाला को नहीं, एंड वाइस वर्सा। यदुवंशी और चंद्रवंशी हो तो यदुवंशी चंद्रवंशी को नहीं, चंद्रवंशी यदुवंशी को नहीं, कोयरी कुर्मी कुशवाहा हो तो एक दूसरे को नहीं देते। दलित समाज में आप आइए, रविदास और पासवान है, वाल्मीकि है, बैठा है, बहुत सारी जातियां हैं, मुसर जाति है, ये लोग एक दूसरे को वाइस वर्सा है, एक दूसरे को वोट कास्ट नहीं करते। आज हम लोग कहते हैं कि नहीं वो एक प्लेटफॉर्म पे है, नहीं मेरे भाई, और मेरा रब का चैलेंज है, मुशरिकीन कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। और हम नेगेटिविटी के शिकार हो गए हैं, हम नकारात्मक सोच के शिकार हो गए, मनफी सोच के शिकार हो गए हैं। हम मुसलमान इस मुल्क में, हमने एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी थी, इस दुनिया के तकरीबन 1000 से ज्यादा जिन्होंने दुनिया के हर फील्ड में एक अजीम तरीन कामयाबी हासिल की थी, जो ग्रेट एंड ग्रैंड सक्सेस को अचीव किया था, सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त किया था, उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट थी। उसमें वो रिपोर्ट ये थी कि ए केयरफुल स्टडी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ 1000 वर्ल्ड्स ग्रेट एंड हाईली सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैव शोन दैट ओनली पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड and sustained efforts are the 2 basic factors on which their stupendous accomplishments are based। यानी इस दुनिया के तकरीबन 1000 से ज्यादा कामयाब तरीन इंसानों की तज्जिया निगारी की गई, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस की गई, उनका विश्लेषण किया गया, तो 2 ही फैक्टर आए उनकी कामयाबी के, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, मोरल या इथिकल हो, एजुकेशनल हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, दुनिया की किसी फील्ड में कामयाबी 2 ही फैक्टर है कि सोच आपकी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हो, आपकी सोच आशावादी और सकारात्मक हो, आपका नजरिया पुरुमीद और पुरएतमाद हो, और सस्टेन्ड एफर्ट्स, लगातार कोशिश, लगातार मेहनत, सतत प्रयत्न, लगातार जिद्दोजहद, यही 2 फैक्टर है दुनिया की किसी फील्ड में। और हम क्या है,
हम नेगेटिविटी के शिकार हो गए। हम इत्तेहाद की बातें करते हैं, मस्जिदों में, मदरसों में, जलसागाहों में, मुख्तलिफ तकरीबात में हम लोग उलमा इकराम की ज़बानी है, हम आप खुद भी पढ़े लिखे लोग अल्लाह की बारगाह में इत्तेहाद की दुआ मांगते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत में कहीं एक जगह कोई दिखा दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं इत्तेहाद का हुक्म दिया हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद की दुआ क्यों नहीं किया? क्योंकि रब्ब कायनात ने इस उम्मत के हर फर्द को पैदाइशी तौर पे, फितरी तौर पे, कुदरती तौर पे मुत्तहिद पैदा किया है। हमको मना क्या है? सूरह आल इमरान के आयत पाक है, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, एंड होल्ड फास्ट ऑल ऑफ यू टुगेदर टू द केबल ऑफ अल्लाह एंड डोंट सेपरेट, और तुम सभी मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका ना डालो, मुतफर्रिक मत हो, फिरकों में मत बढ़ो, फिरकों में मत बढ़ो, इंतशार पैदा मत करो। हम इत्तेहाद की दुआ कर रहे हैं। रब यहां फरमाता है डोंट सेपरेट, कहा अल्लाह ने, हम कहते हैं बी यूनाइटेड। हम यूनाइटेड की दुआ मांगते हैं कि हमको यूनाइट कर दे। अल्लाह कहता है डोंट सेपरेट, सेपरेशन से मना फरमाया है, हम सेपरेट ना हो। एक जगह और क्लैरिफाई कर दूं मैं आपको, रब ने चैलेंज किया है, मोहम्मद शाकिर साहब, आपका माइक बंद हो गया है। शाकिर साहब, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। सभी मेंबर्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े, मोहम्मद शाकिर साहब की बात सुनी। इसके बाद फौरी तौर पे क्वेश्चन आंसर सेशन चालू होगा। सभी मेंबर्स को मैं बता दूं, मोहम्मद शाकिर साहब झारखंड के MIM के स्टेट प्रेसिडेंट है। झारखंड पलामू जामा मस्जिद का जो वाकया गुजरा, जो राइट्स हुए, वह भगदड़ मची, उसको सोशल मीडिया पे सबसे पहले ब्रेक करने वाले मोहम्मद शाकिर साहब है। उन्होंने अपनी शॉर्ट स्पीच में गए 3-4 सालों में झारखंड पे मुसलमानों पे होने वाले अत्याचार, मॉब लिंचिंग हो या दूसरे तरीके के अत्याचार हो, दलितों पे होने वाले अत्याचार हो, उनके इंसिडेंट्स बताए। मैं शाकिर साहब से रिक्वेस्ट करूं कि वो बने रहे एक 5 से 10 मिनट। हमारा 11 बजे तक का सेशन होता है। मैं एक एक करके स्पीकर्स को लेता हूं। शाकिर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है जी। हम स्पीकर्स लेते हैं। हमारे साथ आदिल हसन साहब जुड़े हुए हैं। आदिल हसन साहब, अगर आप माइक पे आ सके तो बड़ी मेहरबानी। आदिल हसन साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है MIM के, आप प्लीज माइक रिक्वेस्ट आपको भेजा है, आप माइक एक्सेप्ट करिए। मुस्लिम स्पेसेस जी, आपका सवाल रखिए शॉर्ट में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप जुबर साहब। सलामुकुम मोहम्मद शाकिर साहब। शाकिर साहब, आप जी शुक्रिया जी। झारखंड में अप्रोक्सीमेटली 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है जहाँ तक हमें पता है, और कुछ 20-21 सीटों पे मुस्लिम्स कैन मेक अ डिफरेंस। तो आप कितनी सीट्स या उस एंगल से सीट के हिसाब से आप कहाँ देखते हैं MIM को सर, एक्चुअली स्पेसिफिक टू लेट्स से स्टेट असेंबली ले? देखिए, अभी मैं बात कर रहा था नेगेटिव थॉट, जो हमारे अंदर जो नकारात्मक सोच आई है, ये एक इस पर्सपेक्टिव में भी जो 15% आपने बताया, 2011 की जो सेंसस है, जो मरदमशुमारी है, जनगणना के मुताबिक हमारी आबादी निश्चित रूप से 15% है। लेकिन मैं बता दूं अपने तमाम सुनने वालों को, विशेष रूप से मुसलमान भाइयों को, कि हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमारी आबादी 15% है, 85% हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। नहीं मेरे भाई, इस झारखंड की 55 आउट ऑफ 81 सीट्स में 55 सीट्स पे हमारी पॉपुलेशन 22-68% है। हम चूंकि कोई भी चुनाव नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे नहीं होता, या तो लोकसभा चुनाव होता है या विधानसभा चुनाव होता है, तो हम अपने जहन में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रखें। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी ऐसी है, 4 MP और 4 आउट ऑफ 14 MP मुस्लिम झारखंड में हुआ करते थे। रांची से अब्दुल कयूम अंसारी साहब, गोड्डा से फुरकान अंसारी साहब, मुमताज अंसारी साहब कोडरमा से, गिरिडीह से डॉक्टर सरफराज अहमद साहब और डॉक्टर इम्तियाज साहब। ये 4 यानी 4 सांसद मेरा हुआ। इसका मतलब कम से कम 20 MLAs पैदा करने की कैपेबिलिटी हमारी है झारखंड में, अपने बलबूते पे। और आपको बता दूं, 55 सीट्स पे अगर मुस्लिम और दलित का हमारा इक्वेशन हो जाए, अलायंस हो जाए, तो हम 55 सीट्स पे नेक टू नेक फाइट करेंगे। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। तो हमको ये जहन से निकालना होगा, ये नेगेटिविटी निकालनी होगी कि हम माइनॉरिटी हैं। नो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी में हम माइनॉरिटी हैं, नो डाउट, बट इन इलेक्टोरल सिनेरियो वी आर द लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया।
चुनावी परिप्रेक्ष्य में, इंतखाबी पस मंजर में हम इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी हैं और ये हम लोगों को अपने जहन में रखना होगा, बिठाना पड़ेगा। हम माइनॉरिटी नहीं है। जी मोहम्मद शाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम स्पेसेस आपका क्वेश्चन रखने के लिए। आप माइक पे बने रहे मुस्लिम स्पेसेस। जनाब आदिल हसन साहब जो स्पोक्स पर्सन है एमआईएम के, प्लीज आप अपनी बात रखिए। आदिल हसन साहब। शाकिर भाई की उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी और झारखंड के बारे में पूरी बात तफसील से की। एक ही ये मशवरा दिमाग में आया कि एक पूरा डाटा शाकिर साहब पोस्टर के शक्ल में, जितना मॉब लिंचिंग हुआ पिछले इस हेमंत सोरेन सरकार में, और या पिछले बार रघुवर दास था, उसका एक पोस्टर बना के या इन वहां का जो उर्दू डेली या कोई सोशल मीडिया में गया, ताकि जो अंधे जो कांग्रेस, जदयू, राजद, सीपीआई, माले, कांग्रेस के जो गुलाम सब हैं, उन अंधों को ये दिखे कि मुदस्सिर पे गोली लगी तो बैरिस्टर साहब गए, आज राजस्थान पे भी बैरिस्टर साहब गए, आसाम पे भी बैरिस्टर साहब गए। तो जब चुनाव होता है तो बहनोई दूसरे को नहीं बनाए, घर के लोग बहुत हैं जो बहनोई बनने के लायक है। तो जो दूसरे पे इल्जाम लगाते बिना डाटा देखे हुए, वो डाटा देख ले। इसी तरह बिहार में हम लोग सिर्फ 18 सीट पे लड़े थे, बोलता था कि पूरा बिहार हरा दिया एमआईएम, जबकि एक भी सीट में एमआईएम के वोट के चलते बीजेपी नहीं जीती थी। ये एम्पेरिकल डाटा पे नहीं बात करेंगे, दूसरे को बहनोई बनाने का इनको बहुत शौक है, लेकिन घर में अपने भाई को मजबूत नहीं करेंगे, ये इनकी वो है। तो डाटा एक पोस्टर बनाइए शाकिर भाई, और इनकलाब या सहारा अखबार जो भी है आजकल ऐड, तो ये फुल पेज कर दीजिए, उसमें सदर साहब का फोटो और पूरे आप अपनी टीम का पूरा डाटा वाइज, डेट वाइज, एफआईआर नंबर के साथ। लीगल कुछ भी मदद होगी मैं इंशाल्लाह करूंगा, कुछ भी, ताकि आपको लीगल कुछ टेक्निकल देखिए, एक एक जिला का पतला पतला लाइन देके दीजिए, ताकि मुस्लिम स्पेस है, आजम भाई है, सलमान साहब, तनवीर भाई, मुजम्मिल भाई, नासिर भाई, उवैद साहब, जितने लोग हैं जी जी सब लोग ये डालेंगे ताकि लोग जाने। ठीक है, डाटा पे आज सदर साहब की मकबूलियत सिर्फ भाषण पर नहीं है, सदर साहब की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह है कि वो एम्पेरिकल जी अच्छा ये बात नहीं कर पाता। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट के अंदर में वो आदमी पूरे समुंदर को पूछे में उतार देते हैं उसकी काबिलियत, क्योंकि एम्पेरिकल डाटा आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाटा के साथ किस थाना में एफआईआर हुआ, क्या हुआ, और एक आप पूरा लिस्ट बनाइए। इंशाल्लाह हम लोग इस पिटीशन को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देंगे, और जो SC ST का हम भी दिल्ली में देंगे, हम पिटिशनर खुद हम आपके तरफ से वकील बन जाएंगे, और झारखंड भी ह्यूमन राइट कमीशन में देंगे, ये भी हम देंगे। याद रखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के अलावा लीगल लड़ाई अगर नहीं मजबूत रखिएगा तो हम लोग नहीं मजबूत हो सकते हैं। जंग की 30 से 40% लड़ाई जीतिएगा लीगल, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से चलता है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी में अभी भी इंसाफ की गुंजाइश है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब सीमांचल जैसी सरजमी 5 साल में 6 MLA दे सकता है, तो झारखंड भी दे सकता है, राजस्थान भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश भी इंशाल्लाह दे सकता है, बंगाल भी दे सकता है, तेलंगाना तो दे ही पूरे भारत बरसेगा इंशाल्लाह। और याद रखिए 75 साल में अल्लाह ने पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसी शख्सियत दिया। याद रखिए, इस कौम को एहसास होगा, रोएगी कौम, ये रोएगी, अगर अब नहीं साथ देगी तो इतने जूता खाने के बाद रोएगी, तरसेगी कि ऐसा लीडर जो चेहरे से भी जिसका सुन्नत झलकता है, जो अंग्रेजी बोलता है, जो हिंदी बोलता है, जो उर्दू बोलता है, जो बार एट लॉ है, जो हर मामले में खूबसूरत है। पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर को खड़ा कर दीजिए, देखने, सुनने, तालीम, हर मामले में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से, तहज्जुद के एतबार से, सजदा के एतबार से, हर मुद्दे पे उसका कोई सानी नहीं है। अभी भी वक्त है मुसलमानों, दलितों और सभी लोगों को समझो अपने लीडर को। नहीं समझिएगा तो रोइएगा, रोइएगा, ना फरिश्ते आएंगे, ना जिब्रील आएंगे, ना अबाबिल आएगा। याद रखिए, अल्लाह ने कोई किस्मत अच्छा था जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा। इसलिए यही मुद्दबाना गुजारिश है सभी से कि शाकिर भाई इसको निकालिए और लीगल लड़ाई लड़ेंगे, और नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी ये बात हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपकी बात रखने के लिए। मैं सभी मेंबर्स को वापस एक बार बताता चलो कि झारखंड का ही पलामू मुद्दा नहीं, बल्कि आज सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद फर्स्ट नेशनल लीडर है जहां तक मुझे जानकारी है, और आप हम सब देख रहे हैं, जो खुद राजस्थान में जहां मॉब लिंचिंग हुई है वहां खुद विजिट किया है उन्होंने। उनकी लोकल टीम वहां पूरी तरीके से उसके फॉलोअप में है। झारखंड की टीम मोहम्मद शाकिर साहब के अंडर में पलामू के इंसिडेंट को खुद सिर्फ ट्वीट ही करके रुक नहीं गए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद शाकिर साहब, हम जानना चाहेंगे, काफी
व्यूअर्स का क्वेश्चन भी है डीएम में कि पलामू इंसिडेंट पे अब एमआईएम क्या कर रही है, उस इंसिडेंट के बाद एमआईएम ने क्या कदम उठाए हैं और आगे एमआईएम इस ताल्लुक से क्या करने वाली, अगर आप शॉर्ट में जानकारी दे दे मोहम्मद शाकिर साहब तो फिर अगले स्पीकर्स लेते हैं। शाकिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शाकिर साहब का माइक म्यूट होगा आई थिंक। माइक अनम्यूट करिए मोहम्मद शाकिर साहब, आपका माइक अनम्यूट। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बेहतर। जी जी जी। कल ही मैंने एक नोटिस जारी की है 3 स्टेट के पदाधिकारियों के नाम। इसमें पहला नाम मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब हैं, जो हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं इस पार्टी के। एक प्रदेश के सदस्यता अभियान प्रभारी हैं डॉक्टर अहमद खान साहब, जो पूर्व प्रत्याशी भी हमारे गढ़वा से, और एक अशरफी चंद्रवंशी साहब हैं जो मजमा बिश्रामपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, पूर्व प्रत्याशी हमारे, और पलामू लोकसभा के प्रभारी भी हैं। इन तीनों को ज्वाइंटली हमने जिम्मेदारी दी है कि आप तीनों बाकी की सरजमीन पे जाएं, घटनास्थल पे जाएं, वहां क्या क्या नुकसानात हुए हैं उसका जायजा लें, ये घटना कैसे हुई, जो लोग पीड़ित परिवार हैं उन सारे पीड़ित परिवारों का हर का एफआईआर दर्ज हो, जो दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हो, उनकी फौरन अरेस्टिंग हो। ये सब इंस्ट्रक्शन देके हमने एक डेलीगेशन, कल इंशाल्लाह वो डेलीगेशन जाएगा और हमको रिपोर्ट सौंपेगा डिटेल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी सर, बोलिए। जी, इस लड़ाई हम लड़ेंगे, ना सिर्फ पाकी बल्कि जहां भी मजलूम पे, ना सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है कोई, चूंकि देखिए हम मुसलमान, ये बदनाम किया जाता है हम लोगों को कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। मेरे भाई, हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हम मुसलमानों की बातें प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्राथमिकता के आधार पर सिर्फ और सिर्फ अपने दलित समाज की बात की थी, लेकिन आज वो 95% भारतीयों के सर्वमान्य और चहीते नेता हैं। जो अपने परिवार का, अपने फैमिली मेंबर का नहीं हो सकता, वो अपने पड़ोसियों का भी नहीं हो सकता, वो अपने पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या प्रदेश और देश का भी नहीं हो सकता। जो अपना नहीं होगा, अपने परिवार का नहीं होगा, जो अपने परिवार जिसके भूखे हैं, वो पड़ोस के लोगों को अगर खाना खिलाता है तो बड़ा ढोंगी है और रियाकार है। तो हम प्राथमिकता के आधार पे हम अपनी बात करते हैं, और जो नहीं करता है वो ढोंगी है। आज बीजेपी के लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आज किसका विकास हो रहा है? जो ऑलरेडी विकास किसका होना चाहिए? जो तरक्की पजीर है, जो अंडर डेवलप्ड है, जो विकासशील है, उसका ना। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, अडानी, अंबानी, जितने भी पूंजीपति लोग हैं, उन्हीं का विकास हो रहा है। आज क्या हालत है? 40 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं इस देश के। तो ये सब ढोंग है। जो अपने समाज की बात नहीं कर सकता, मुखरता से नहीं रख सकता, अपने समाज के मसाइल का तर्जुमान नहीं हो सकता, वो किसी भी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। और हम मुसलमानों को तो इस दुनिया की धरती पे तमाम बनी हुए नौ इंसान के लिए पैदा ही किया गया है। हमको तो सर्टिफिकेट कुरान मुकद्दस के पाक सफात रब्बे कायनात ने दी है। फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इस दुनिया की धरती पे सबसे बेहतरीन लोग तुम हो, और तुमको हमने लीडर बना के भेजा है, कायद बना के भेजा है, रहनुमा बना के भेजा है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए नहीं। उखरिजत लिन्नास, तमाम बनी नौ इंसान के लिए, तमाम बनी आदम के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। और 3 स्पेशल क्वालिटी हमारी बताई कि तुम अच्छे कामों का आदेश देते हो, बुराई से रोकते हो, और अल्लाह की वहदानियत यानी एकेश्वरवाद पे ईमान रखते हो। यानी इस दुनिया की धरती पे लीडर बनने का हकदार वही हो सकता है जिसके अंदर ये 3 विशेषताएं मौजूद हो। अच्छे कामों का आदेश दे, बुराई से रोके, और एकेश्वरवाद पे ईमान रखे। बुराई कौन सी? जो सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो बुराई है। भ्रष्टाचार है, कदाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, अनाचार है, बलात्कार है, व्याभिचार है, असमानता है, अन्याय है, अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ऊंच नीच है, परिवारवाद है, समुदायवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है और भाषावाद है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे। एक ब्राह्मण आप जानते हैं, डॉक्टर भरत झिंझुनवाला का नाम आप जानते होंगे। इस देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनका एक शॉर्ट एडिटोरियल आया था आज 12-13 साल पहले। वो लिखते हैं कि मैं मुसलमानों से बहुत अधिक घृणा किया करता था, बहुत नफरत किया करता था, लेकिन जब मैंने मुसलमानों के गौरवशाली इतिहास का अध्ययन किया, जब मुसलमानों के करीब गया, उनके अतीत का अध्ययन किया, उनको बहुत नजदीक से पढ़ा, समझा और जाना, तो ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि उस दिन से न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण संसार के सारे मुसलमानों से मैं उतना ही प्रेम करने लगा। और सुनो उस प्रेम करने की वजह क्या है? इस पूरी दुनिया की धरती से साम्राज्यवाद, वो ब्रैकेट में लिखते हैं भाई, कि भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, व्याभिचार, असमानता, अन्याय, अस्पृश्यता, समुदायवाद, परिवारवाद,
क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सारी सामाजिक बुराइयों को जो जड़ से मिटा कर रख देगा वो मुसलमान होगा। और इन बुराइयों को खत्म करने में वो जिस हथियार का इस्तेमाल करेगा वो रासायनिक हथियार नहीं होंगे, वो जैविक और परमाणुविक भी नहीं होंगे, वो केमिकल आर्म्स नहीं होंगे, वो बायोलॉजिकल वेपन्स भी नहीं होंगे, वो एटॉमिक आर्म्स नहीं होंगे, बल्कि वो हथियार, वो अस्त्र और शस्त्र, वो आर्म्स एमिनिशन उनका कुरान है, कुरान है, कुरान है। मैं कहता हूं कि क्या कुरान 6666 फॉर्मूले हैं? क्या कुरान मुकद्दस अल्बर्ट आइंस्टाइन का E = mc² का एटम बम बनाने का कोई डिस्ट्रक्टिव फॉर्मूला देता है क्या? नहीं। कुरान ये कहता है कि जिस किसी शख्स ने किसी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी, उसने पूरी मानवता की हत्या कर दी, जैसे आज हमारे जुनैद और नासिर के साथ हुआ। वो जुनैद और नासिर शहीद नहीं हुए, बल्कि पूरी मानवता, पूरे देश ने, दुनिया की इंसानियत मर गई। आज तो ये बुराई को खत्म करने का हमको ठेका मिला है, रब ने भी हमको ठेका दिया है। कोई लीडर बन सकता है किसी का तो हम बन सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी कि लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। एक चिराग दूसरे चिराग को तब तक रोशन नहीं कर सकता जब तक कि उनमें एक पहले खुद रोशन ना हो। बुरा आदमी बुराई को खत्म कर सकता है, बलात्कारी बलात्कार रोक सकता है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को रोक सकता है, डकैत डकैती को रोक सकता है, परिवारवादी है वो परिवारवाद रोक सकता है, क्षेत्रवादी हो क्षेत्रवाद को रोक सकता है, भाषावादी भाषावाद को रोक सकता है। नहीं रोक सकता, वो हम ही रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं। ये हमारा काम है। हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम हाथ में हाथ धर के बैठे हैं, हमको पैदाइशी लीडर बना के भेजा। लीडरशिप हमको करनी है, तमाम इंसानों की, न सिर्फ मुसलमानों की। हमको लीडर बना के भेजा गया। ये लीडरशिप हमने किसको दे दी? इन मुशरिकीन को, मुनकरीन को, मलूनीन को, शायतीन को और मुनाफिकीन को दे दी। तो हमारे हालात दरिद्रों आदिवासियों से बदतर होंगे। अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म की नाफरमानी करेंगे तो हमारे हालात। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है शाकिर साहब, और थोड़ा शॉर्ट में बात को रख दीजिए, क्योंकि सवाल की जो है ना लंबी फहरिस्त है और जवाब भी थोड़ा शॉर्ट में दे दिया। जी जी, मैं एक ही बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ खास करके मुसलमानों से कि मेरे भाई आप गौर करो, सोचो लीडरशिप के बारे में। आज इस देश में सांप, बिच्छू और चूहे पकड़ने और पालने और खाने वाली कौमों ने भी अपना लीडर चुन लिया और वो सफल हो गए, कामयाब हो गए। यहाँ तक के गिराजत को अपनी आस्था और अकीदत समझकर उसका इस्तेमाल करने वाली कौमों ने भी अपना लीडर चुन लिया और कामयाब हो गए। यही नहीं, चरस, भांग और गांजे के नशे में धूत रहने वाले समाज ने भी अपना लीडर चुन लिया और कामयाब हो गए। यही नहीं मेरे भाई, पानी से ज्यादा शराब पीने वाली कौमों ने भी अपना लीडर चुन लिया और कामयाब हो गए। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हम आब जमजम नोश फरमाने वाली और रोज़े महशर हौज़े कौसर पे जामे कौसर की तमन्ना रखने वाली कौम 75 साल में अपना लीडर, अपना कायद, अपना रहबर और रहनुमा ना चुन सकी। ये अलमिया है हमारी इस कौम मिल्लत का। जी पूछा जाए। चलते तनवीर भाई। जी तनवीर भाई, कुछ सवाल आप हैंड रेज किए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरी एमआईएम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो राजस्थान में जुनैद और मरहूम जुनैद और नासिर साहब के परिवार से मिला और उनका दुख दर्द सुने और साथ में लड़ने का जो हौसला दिया है उसके लिए शुक्रिया। सवाल ये था मेरा कि शाकिर भाई, मतलब कि वहाँ का जो मतलब आपके झारखंड का जो सीएम है, मतलब वो किस टाइप का आदमी है? मतलब कि जैसे कि कोई भी लिंचिंग होता है वहां पे तो मतलब कि एकदम शांत हो जाता है, मतलब उसको लगता है कुछ आता ही नहीं। मुदस्सिर केस में भी उसका वही हाल था, अभी पलामू में वहां भी मतलब वही हाल है। और इससे पहले जो एक मिनट जो तबरेज अंसारी का लिंचिंग हुआ था उसमें भी उसका वही हाल था और उसने झूठे वादे किए, जो उसने वादे किए उसको आज तक पूरा नहीं किया। तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब कि आप लोग मतलब आगे कुछ करने वाले? तबरेज के परिवार को तो आज तक इंसाफ नहीं मिला, मेरे को तो अभी तक यही मालूम है। और मुदस्सिर का जो हत्यारा था, जो पुलिस और जो मंदिर के छत से गोली चलाया था, उनके ऊपर इल्जाम लगा था, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? पुलिस अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? मैं ये जानना चाहता था आपसे। जी शाकिर साहब, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मोहम्मद शाह। जी जनाब, आवाज आ रही है? जी अब क्लियर आ रही है, बेहतर। देखिए, ये हमारे इश्यूज पे बिल्कुल इनएक्टिव है, बिल्कुल उदासीन है और निष्क्रिय है। लगता है इनकी संवेदना मर चुकी है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने हमको गुलाम समझ रखा है, अपनी विरासत में लिगेसी समझ रखी है कि हमारे वोटर ये बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं। तो जब तक ये मानसिकता इनकी नहीं खत्म होगी, और जहां तक के सुप्रीमो या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ये
रिलायबल सोर्सेस से हमको पता चला है कि रात के 11 बजे दारू पी के सो जाते हैं, सुबह उठते ही दारू पहले लेते हैं, नशे में है। एक तो नशा दारू का है, दूसरा नशा इनको लोहे, आयरन ओर, कोयला, पत्थर और बालू की तस्करी के हराम पैसों का नशा है। ये नशे में विलीन है, इनको किसी से मतलब नहीं है। आज हाईकोर्ट के जजेस का आपने रिमार्क सुना होगा कि झारखंड भगवान भरोसे है। तो देखिए, जिस देश में या जिस राज्य में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इसको उसका शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अरिस्टोटल की एक सेइंग है कि इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ देयर इज नो रिजीम। जिस मुल्क में, जिस देश में और प्रदेश में शासन का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, उसमें शासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये बिल्कुल अपनी कमीनिगाहों तक महदूद हैं ये लोग। तो इसमें बस एक ही सॉल्यूशन है कि हमको अपनी लीडरशिप, अपनी पार्टिसिपेशन की, अपनी लीडरशिप खड़ी कीजिए, क्योंकि जिस्म में जो सर की हैसियत है वही किसी इंसानी माशरे में क़यादत की हैसियत है। जिस्म में सर के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह से क़यादत के बगैर माशरा जिंदा नहीं रह सकता। अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए क़यादत के कंसेप्ट को आप डेवलप कीजिए, उसको आम कीजिए, हम सब मिलकर आम करें। जी, अब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप बोल सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सदर साहब, मैं जामताड़ा मीडिया प्रभारी हूँ। जामताड़ा में अभी एक हफ्ता पहले जो यहाँ दंगा हुआ था डोकी डी में, उसमें एक तरफा मुस्लिम पर कार्रवाई हुई है और वहाँ का मामला एक कटिंग है। उसमें 80 मुसलमान में से एक जो जामताड़ा के पूर्व अध्यक्ष है, जो मजलिस के फारूक फतेह साहब, वो, हाँ, फारूक फतेह साहब हमारे ये है, अभी जिला परिषद सदस्य भी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे, उन पे भी FIR दर्ज किया गया है। जी, तो FIR एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि दोनों कम्युनिटी के दरमियान एक बैठक हुई थी उससे पहले, पूजा से पहले। तो उन लोग मान गए, उन लोग का, हिंदू लोग का भी कहना यही था कि हम लोग मस्जिद की तरफ से या मुस्लिम का जिधर घर है उधर लेकर नहीं जाएंगे। फिर प्रशासन आकर के उन लोगों को जबरदस्ती उधर से बोला कि तुम लोग नहीं जिधर से गुजर सकते हो। तो इसमें डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, इसमें मतलब आज तक उसका ना कोई बयान आया, ना कोई सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट वगैरह आया। बताइए, वे क्षेत्रीय विधायक है, फर्ज बनता है, ईमानी फर्ज और सामाजिक वहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं। यकीनन चाहे वो किसी का मसला हो, हिंदू मुसलमान किसी का मसला हो, उसके मसाइल की तर्जुमानी करनी चाहिए थी उनको। बहरहाल आप लोग देखिए क्या होता है, नहीं होता तो एक आइए, हम लोग अपना लीगल पैनल है हमारा, इनसे नहीं होता तो हम लोग DGP से मिलते हैं इस मामले में। आप लोग एक डेलीगेशन बना के आए, हम लोग चलते हैं, DGP से मिलते हैं। जी, मोहम्मद शाकिर साहब लगातार 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूरी तफसीली डिटेल मालूमात झारखंड के इश्यूज की दी, झारखंड में किए गए कामों की जानकारी दी। हमारा स्पेस अक्सर 10 से 11 बजे तक में खत्म हो जाता है। मुकम्मल 3 से 4 सवाल के जवाब दिए। उन जवाबों में मैं समझता हूं कि बाकी काफी स्पीकर्स के जनरल क्वेश्चंस के जवाब आ चुके होंगे। मोहम्मद शाकिर साहब ने आखिरी कमेंट में कहते हुए ये भी बताया कि पलामू के इंसिडेंट में जो उन्होंने तहरीक चालू की सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पे, उसको सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रखा है और उसके ताल्लुक से उन्होंने कोर कमेटी बना के ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रवाना कर दी है MIM की तरफ से, जिसकी ट्वीट और लेटर ऊपर आपको शेयर किया गया है। मोहम्मद शाकिर साहब के ऐड में आप देख सकते हैं, ट्वीट उनका शेयर किया गया है। दूसरा, आज का जो हॉट टॉपिक था या एक ज्वलन मुद्दा, या जो हमारे दिल के करीब मुद्दा था, राजस्थान में जो मॉब लिंचिंग हुई है, वहां के बच्चों को मिलने के लिए, वहां के घर वालों को पुरसाने हाल करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पहुंचे हैं। वहां पे भी राजस्थान की ग्राउंड की टीम काम कर रही है। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद सलमान साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी है MIM उत्तर प्रदेश के, कि वो 2 मिनट अपनी बात रखे। उसके बाद 1 से 2 स्पीकर्स हम लेंगे और फिर स्पेस को वाइंड अप करेंगे। जनाब मोहम्मद सलमान साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही है सलमान साहब।
आज सलमान साहब को मैं मिस कर दिया। आमिर आजम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक करके माइक्स ले लीजिए जिनकी रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट पेंडिंग है। आमिर आजम साहब। जी मोहम्मद वारिस साहब, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए। हेलो जी जी बोलिए सलमान भाई, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। शाकिर भाई अभी बात रख रहे थे, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी आ रही है। अभी शाकिर भाई बात रख रहे थे झारखंड का लेकर। मैं भी आपकी स्टेट में आया था, कुछ दिन मैंने काम किया था। जहां तक झारखंड का सवाल है, बिहार का है, यूपी का है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और खास करके महाराष्ट्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ कि देखिए, जो हम ये कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि वहां का चीफ मिनिस्टर अपने लिए, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता है और वो नशे में धुत रहते हैं या जो भी उनके लिए है, कोयला या खदान के मामले में है, वो सब अपनी जगह पे है। हमें एक चीज ये भी देखना पड़ता है कि जितने लोग भी यंग क्लास के सीएम हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं, उद्धव ठाकरे थे, आपके जो हेमंत सोरेन हैं, इसी तरह के कई स्टेट में आप देखते होंगे बहुत यंग जनरेशन के सीएम बने हैं। इनकी भी मेंटालिटी में इनकी देख लीजिए आप, कि मैं देखता हूं, जैसे राहुल गांधी को भी यंग में जोड़ लीजिए बार आप, तो इन लोग की जो एक जो सोच बनी हुई है, जहां आपका मामला आ जाएगा वहां गूंगे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं, कुछ नहीं बोलते आपके लिए। जहां दूसरे का मामला आ जाता है 24 घंटे के अंदर सब लोग पहुंच जाते हैं। आपके मामले में इसलिए नहीं बोला जा रहा है, उसकी 3-4 वजह हैं। अगर हम ये सोचें कि ये चीफ मिनिस्टर नाकारा है, बेकार है, वो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत होशियार है आपके लिए। सबसे बड़ी वजह है, जब ये इस कम्युनिटी को ये देख रहा है कि इसकी कोई डिमांड ही नहीं है, ये सिर्फ फ्री में वोट देना चाहता है, तो आपकी बात वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। यहां मामला सिर्फ एमआईएम को वोट देने की, अपने लीडरशिप खड़ी करने की बात नहीं। सबसे पहले मेरी कौम को यह सोचना होगा हम किस वे में जा रहे हैं, हम अभी तक क्या किए और हमें क्या करना चाहिए। लीडरशिप इससे पहले कई मर्तबा लोगों ने खड़ी करनी चाहिए, लेकिन उनको जो नहीं मिल पाया स्पेस, जो उनकी जगह नहीं मिल पाई, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी कौम हम पर यकीन नहीं करती है। और इसलिए नहीं यकीन करती, उसको ये लगता है जो बीजेपी को हराएगा वही मेरा मसीहा है। बीजेपी हराना मसले का हल नहीं है। बार बार मैं लोगों के बीच में जाके बात बताता हूं, बीजेपी हराना मसले का हल नहीं है। ये जो विचारधारा पनप रही है, जो नफरत की बीज बोई जा रही है, इसको खत्म करना मसले का हल है। और ये कोई नहीं खत्म कर रहा है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी के अपोज में आके खड़ी होती हैं, वो तमाम लोग सिर्फ आपसे यही बात कहते हैं, मुझे बीजेपी को हराना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अखिलेश यादव ने इससे पहले जितनी भी पार्टियां थी, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, जितनी भी पार्टियां थी छोटी छोटी, सबसे उसने अलायंस की। अलायंस करने के बाद उनके पॉकेट में जब गया तो उनसे प्रॉमिस किया उसने। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल की हकीकत भी है ये बात। यूपी वेस्ट से, जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं, वहां से चुनाव शुरू होता है और जाके आपके बिहार के स्टेट से, जो लगा हुआ स्टेट है, वहां से जाके मामला खत्म हो जाता है। मामला शुरू हुआ, आपको बता दूं भाई कि अखिलेश यादव ने बाकायदा जाके मुजफ्फरनगर जैसे जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं जाट भाइयों को साथ में लिया हूं, हमें उनके साथ क्या करना है, मैं आपकी बिजली माफ करूंगा, मैं आपको मुआवजा दिलाऊंगा, मैं आपके इतने दिनों का जो गन्ने का भुगतान होगा कराऊंगा, ये सारे प्रॉमिस करता हूं, आप मुझे वोट दीजिए। और कैसी स्टेट में, कैसे जिले में किया, जहां मुसलमानों की 44% आबादी, वहां एक भी टिकट नहीं दिया गया। 6 सीटें हैं विधानसभा की। इससे पहले बीएसपी और सपा से एमएलए रहते थे। उसने कोई ऐसा नहीं वादा बचा जो उससे ना किया हो। उसका अगर 50% भी पूरा कर देता सीएम बनने के बाद, तो उनके लिए बहुत फायदा होता। हमारे लिए ना कोई मैनिफेस्टो बनाया, ना मेरे लिए कोई आवाज उठाया। यही बातें आपके, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी आपकी इसलिए बात नहीं की जाती है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे काम भी करती है, वो भले पॉलिटिकली एक्टिव ना हो या उनसे ना मतलब हो, वो भी, और जो लोग वोट डालते हैं इन लोगों को, वो उन लोगों में से भी कोई छोटा बड़ा नेता निकल के ये नहीं कहता है मेरा ये काम करोगे तो वोट देंगे वरना नोटा दबा देंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर कह दूं, जितने ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम के,
जो और चीजों पे काम करते हैं, सबको मालूम है बिना सियासत के कोई भी काम नहीं होने वाला। शादी ब्याह से लेके सुई तक की जो अरेकाना जो पावर होती है, सब कुछ सियासत तय करती है और ये जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए नहीं बोल रहे हैं, न जाने उनको कौन से जाति फायदे है, किस लिए वो ये साफ लफ्जों में बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, उद्धव ठाकुर जी, हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी, अगर मुसलमानों का वोट लेना है ये प्रॉमिस करिए, वरना हमारा कौम अब नोटा दबाएगी लेकिन आपको वोट नहीं देगी। देखिए क्या नहीं असर पड़ता है, लेकिन नहीं कोई करता है। इसीलिए बात ये निकल के आती है कि हमें अपनी लीडरशिप तो खड़ी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक टीम ऐसी तैयार करनी होगी जो जाके लोगों को कैडराइज करे और उन विधानसभाओं में जरूर जाके करे। ये बात मैं अपनी, जब सम्मेलन होगा तो मैं बात रखूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। उन सीटों पे जाके हमें उन लोगों को डोर टू डोर कैंपेनिंग करके समझाना पड़ेगा, इंडोर मीटिंग करके, कि हम क्यों जरूरी हैं, हमारे आने से आपका फायदा क्या है और आप दूसरों को हराएंगे भी कैसे और जीतेंगे भी कैसे। ये दोनों फार्मूले हमें समझाने पड़ेंगे, वरना हम भले लाख मेहनत करें, कुछ भी करें, जाते हैं किसी का किसी ने भी पर्सनल मदद करें, हो सकता है उसके 10-20 घरों का वोट मिल जाए, लेकिन जितने वोटों की हमें जरूरत है जीतने भर के, उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड में 20 सीटों पर सिर्फ लड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि मेरा अपना मशवरा है, आप अध्यक्ष जी हैं, आप जो बेहतर फैसला करें कि उन्हीं 20 सीटों को पहले से हम चुन लें और उन्हीं पर बड़े से छोटे पदाधिकारी उन्हीं पर सिर्फ मीटिंग करें और वहां जाके लोगों को कैडराइज करें और बताएं लीडरशिप क्यों जरूरी है, हैदराबाद में इससे कितने फायदे मिले, बिहार के सीमांचल में इससे क्या हम फायदा दे रहे हैं। ये सारी चीजें जब उनके बीच में रखेंगे तो मैं जानता हूं कि एक वैक्यूम क्रिएट होगा और इंशाल्लाह देखेगा एक इंकलाब पैदा होगा। क्योंकि हमारी कौम थोड़ी सी ठंडी भले हो गई है, थोड़ी सी मायूस भले हो गई, लेकिन उसके अंदर अभी जज्बा जोश है। हमने बिहार में जब जाके मेहनत किया था, आदिल भाई गवाह है, हमने जब बिहार में जाके 2015 में तो मैं नहीं गया था, लेकिन जब 2019 के लोकसभा में मैं गया तो अख्तरुल ईमान साहब की हर कोई तारीफ करता था, कह रहा था मौलवी का लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन वोट नहीं दिया था। और ऐसी जगह पे वोट नहीं दिया था कि जहां बाढ़ आई थी, वहां पर एमआईएम ने अच्छी खासी मदद की थी, उसके बावजूद भी वोट नहीं मिला। लेकिन हमने निरंतर प्रयास किया, फिर उनके बीच में गए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस विधानसभा से एमआईएम को सिर्फ 40 से 45 हजार वोट मिले, तो उसी विधानसभा से अख्तरुल ईमान साहब को जब एमएलए बने तो 96,000 वोट मिला, यानी उसके दुगने वोट हमने एक साल के अंदर निकाल के दिया। तो इसलिए उसमें दिया क्योंकि हमारी जो बात थी, जो कुछ बातें अधूरी रह गई, तो हमने उनके बीच में समझाई और जब लोगों ने उसको चुंबक की तरह पकड़ा तो ये जान के चलिए हमें 20% पे अगर ढंग से काम कर ले जाएंगे तो 80% पे उसको हमारा फायदा मिलेगा। ये चीज हमें करना पड़ेगा। हम जैसे 2 लाख की आबादी, तो हम 2 लाख तक नहीं पहुंच पाएंगे, कितना भी रगड़ लें, लेकिन जो उनमें से अच्छे लोग हैं, जो जिनसे अंदर ये रहता कि एक लोग अगर बोलेगा तो 20 पैसा करेगा, अगर उनको पकड़ के समझा ले गए तो ये जान के चले इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप खड़ी हो जाएगी। तो कैडर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है एमआईएम के लिए, क्योंकि इतना बेहतरीन लीडर, इतनी बेहतरीन पार्टी और इतना सलाहियतमंद लीडर आजादी के बाद पहली बार मिला है। और अगर हमने इस चीज को खो दिया तो ये जान के चलिए फिर आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है आपके पास रहनुमा। तो इसलिए हमें इस चीज को नजर में रखना है और अपने लोगों को किसी भी हालत में मायूस नहीं होने देना है। कुछ दिक्कतें ये आ रही हैं पार्टी में कि जो हमारे नीचे के जो ओहदेदार होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनको हम कभी कभी सही से उनको कैच नहीं कर पाते, उनको नहीं रख पाते। उसके लिए भाई सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे 90% कार्यकर्ता प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, अपने जाति मफाद के लिए नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल पार्टी के लिए बिल्कुल समर्पित है। तो उन लोगों को हमें क्या करना है, प्यार मोहब्बत से गेट टुगेदर बना के रखें, प्यार मोहब्बत से उनकी बातचीत सुने, जो माइक पकड़ना चाहे उसको माइक दे, जो हार पहनना चाहे उसको हार पहनाए, जो झंडा उठाना चाहे उसको झंडे उठाने दे, जो थोड़ा बहुत पद लेना चाहिए यही चीजें उनको चाहिए, किसी को रुपया पैसा नहीं चाहिए। अगर इस तरह से हम जोड़ कर रखेंगे तो ये जो टीम है जो फ्री में काम करने वाली, ये जान के चलिए ये लाखों की है, करोड़ों की है, इसको हमें आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होगा। बस यही है कि जिन सीटों को हमें लड़ना उसको चिन्हित करके उन्हीं सीटों पे कैडर ट्रेनिंग देकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल मोहम्मद सलमान साहब, आपने बहुत अच्छी और बेहतरीन बात रखी। मैं सभी मेंबर्स जो इस स्पेस में जुड़े हुए हैं उनसे एक बार अपील करूंगा कि जनाब मोहम्मद शाकिर साहब जो झारखंड के प्रेसिडेंट है एमआईएम पार्टी के, वो हमसे जुड़े रहे। ये स्पेस रिकॉर्डेड है, आगे चल के भी आप इस स्पेस में अगर लेटेस्ट जुड़े हो तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आप सभी मेंबर्स से गुजारिश है
कि मोहम्मद शाकिर साहब को आप फॉलो कर ले, उनके नोटिफिकेशंस ऑन कर दे, झारखंड MIM के ताल्लुक से ऑफिशियल